हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की थी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं उसके ऊपर, फिर अगला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। पहला क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कंप्लीट द टेबल यूजिंग द डेटा गिवन इन ग्राफ्स 2 and 3 and answer the questions that follow. If data are not available for some years, ignore if data are not available for some years. ग्राफ 2 और 3 में यदि कोई डेटा नहीं मिलता है तो उसको छोड़ भी देना है। कौन सा डेटा चाहिए हमें? शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, याद ही है, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो पूछा गया है शेयर ऑफ जीडीपी 1973-74, 77-78, 2013-14 एंड 2017-18 और इन्हीं सारे ईयर्स में शेयर इन एम्प्लॉयमेंट भी पूछा गया है। तो ग्राफ 2 और 3 से हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। यह थे हमारे पास ग्राफ 2 and 3। क्लियरली इसमें सारे आंसर्स दिए हुए हैं। शेयर इन जीडीपी भी दिया है, शेयर इन एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में आंसर करना है। शेयर इन जीडीपी 2 ही साल के बारे में दिया है, 73-74 के लिए दिया है और 2013-14 के लिए दिया है। बाकी 2 साल के लिए नहीं दिया है। कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर देना है। यदि खोज सकते हो तो नेट से खोज लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं खोज सकते तो कोई बात नहीं है, 2 साल से काम चल जाएगा, 73-74 और 13-14। सिमिलरली शेयर इन एम्प्लॉयमेंट पूछा गया है प्राइमरी सेक्टर का, तो ये 77-78 में दिया गया है और 17-18 में दिया गया है। 2013-14 में शेयर इन एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया। ठीक है, यही लिखा हुआ है, इग्नोर। जो आंसर नहीं दिया हुआ है उसको इग्नोर कर देना है। ज़्यादा अच्छा रहेगा नेट पे सर्च करके आंसर निकालने की कोशिश करो। एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं अभी नहीं दूंगा इसका, पहले तुम लोग ट्राई करोगे, उसके बाद फिर मुझे यदि कमेंट में बोलोगे नहीं बन पा रहा है तभी मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। और क्वेश्चंस क्या दिया है, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व इन प्राइमरी सेक्टर ओवर द स्पैन ऑफ 40 ईयर्स। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यह सब क्वेश्चन। तो इस दरमियान प्राइमरी सेक्टर का शेयर इन जीडीपी कम होता गया है। शेयर इन जीडीपी पहले 50% के करीब था, फिर वो घटते घटते 10-15% के आसपास आ गया है। पहले प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट सेक्टर होता था, जीडीपी में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। अब जीडीपी में स्मॉलेस्ट सेक्टर हो गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अभी भी लार्जेस्ट सेक्टर है। याद आ रहा है, हमने बात की थी यहीं पे, फिर हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। जिनके पास कोई काम नहीं है वो भी खेती में लग जा रहे हैं। तो कोई काम नहीं है तो खेती में लग जा रहे हैं, खेती में लगने से कोई आउटपुट बढ़ नहीं रहा है। उन लोग को अगर खेती से निकाल भी दिया जाएगा तो भी आउटपुट वैसा का वैसा ही रहेगा। इसी को हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा था। याद आ रहा है सब कुछ? चलो इसको लिखने की कोशिश करना अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट आंसर। अंडर एम्प्लॉयमेंट, ध्यान देना ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट occurs when people do not want to work। ऐसा तो नहीं होता है ना? डू नॉट वांट टू वर्क होगा तब तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट खोज ही नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट कोई बात ही नहीं है, तो यह तो गलत है सीधा सीधा। आर वर्किंग इन ए लेजी मैनर, ऐसा भी नहीं है, जितना काम है उतना तो करते ही है, यह भी गलत है। आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग, यही हमने पढ़ा था ना, वो लोग कर सकते हैं और भी काफी कुछ अगर काम मिल जाए तो, लेकिन काम ही नहीं है। यही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट यही होता था। आर नॉट पेड फॉर वर्क, ये तो गलत है ही। जितना काम है उतना पैसा तो मिल रहा है, लेकिन दिन भर में काम 2 ही घंटे का था तो 2 ही घंटे के पैसे मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द चेंजेस इन इंडिया with the pattern that was observed for developed countries. What kind of changes between sectors are desired but did not happen in India? ये शायद डिस्कस नहीं हो पाया था ना। डेवलप्ड कंट्री में क्या हुआ है कि पहले प्राइमरी सेक्टर सब में लार्जेस्ट सेक्टर था, फिर दूसरा सेकेंडरी सेक्टर था और फिर तीसरे पे टर्सरी सेक्टर आता था। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया
वैसे वैसे प्राइमरी सेक्टर छोटा होता गया, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा और टर्सरी सेक्टर भी बढ़ा। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में ऐसा देखा गया है कि सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू टर्सरी सेक्टर ऑल्सो। लेकिन इंडिया में उल्टा है। इंडिया में टर्सरी सेक्टर का सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी कम है और अकॉर्डिंगली जॉब भी कम है। टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जॉब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। इसकी वजह से लोगों का, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में अटके रह गए, प्राइमरी सेक्टर ओवरबर्डन्ड हो गया है। जिसको जो काम नहीं मिल रहा सब जाके प्राइमरी सेक्टर में लग जा रहे हैं। तो इसको अपने शब्दों में एक बार लिखने की कोशिश करना। तीसरा क्वेश्चन है, वाई शुड वी बी वरीड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट की चिंता क्यों करनी चाहिए? ये अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट होता तो साफ साफ दिख जाता है, हाँ चिंता करने की चीज है। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो भी चिंता करने की चीज है, क्योंकि एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट ही है ये तो। यहाँ पे 5 लोगों का काम था, वहां पे 15 लोग लगे हुए हैं, तो 15 को थोड़ा थोड़ा सा बांट दिया है, मंदिर का प्रसाद है, सभी में बढ़ गया है। लेकिन पेट तो 5 ही का भरने के लायक था ना वो, पर 10 लोग तो अभी भी भूखे रहेंगे। 10 लोग तो भूखे ही रहेंगे ना। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट को अगर सॉल्व नहीं करेंगे तब फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट की तो चर्चा करनी होगी। हमने भी काफी लंबा डिस्कशन किया था अंडर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। दैट्स व्हाई अंडर एम्प्लॉयमेंट इज वरी समथिंग, इसकी चिंता की जाती है। तो अब सवाल आता है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? हमने सारा डिस्कशन देखा, सब यहीं पे पहुंच रहा था कि एम्प्लॉयमेंट कम है। एम्प्लॉयमेंट कम है मतलब जॉब्स कम है, तो जॉब चाहिए लोगों को। चाहे जॉब किसी भी तरह का हो, प्राइमरी सेक्टर में ही हो, तो उसमें कुछ प्रोडक्टिव जॉब हो, ऐसा जॉब हो कि जो नहीं करने से फिर फर्क पता चले। ऐसा नहीं हो कि खेत पे गया या नहीं गया कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा जॉब नहीं चाहिए हमें। हमें ऐसा जॉब चाहिए जहां किसी भी वर्कर के जाने से डिफरेंस दिखता है, वैसे जॉब चाहिए। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाले जॉब नहीं चाहिए। तो कैसे क्रिएट किया जाए जॉब? सबसे पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है अभी के सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरी उसी अंडर एम्प्लॉयमेंट को कम करना है जो एग्रीकल्चर में देखा जा रहा है। क्योंकि जो लोग टोटली अनएम्प्लॉयड है वो तो एकदम दिख रहे हैं, उसके लिए सभी चिंतित है, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट छुपा रह जाता है, डिस्गाइज्ड मतलब जो दिखता नहीं है जल्दी से, छुपा रह जाता है। इसलिए इसको देख करके इसको एड्रेस करना, इसको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। There are also people who are not employed at all. जैसे एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, हम लोग लक्ष्मी के बारे में बात किए थे पहले। उसके पास 2 हेक्टेयर का प्लॉट था, घर में 5 मेंबर थे, याद आ रहा है? सभी कोई खेत पे जाते थे। खेत पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, अनइरिगेटेड लैंड है, यहाँ लिखा हुआ है फिर से, इसलिए प्रोडक्शन कम होता था, है ना? याद आ रहा है एन एग्जाम्पल? तो वहां पे भी अंडर एम्प्लॉयमेंट था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहां भी था लक्ष्मी के केस में। अच्छा, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं है उनको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। लक्ष्मी एक फार्मर है, रूरल एरिया में कहीं पे रहती है, उसके पास 2 हेक्टेयर लैंड है। 2 हेक्टेयर काफी बड़ा चौड़ा, लंबा चौड़ा लैंड होता है। लेकिन उसके लैंड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वह अनइरिगेटेड है, उसके पास पानी की, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से बारिश के कारण ही पानी वहां पे आता है, बारिश नहीं होती है तो सूखा होता है। अकॉर्डिंगली वो ऐसी कोई भी फसल नहीं लगा सकती है जिसको पानी की रिक्वायरमेंट हो। और जनरली सभी को पानी की रिक्वायरमेंट होती है, बिना पानी वाला तो फसल कोई होता नहीं है। तो उसमें जो हो जाता है वहीं वो लोग उपजा लेते हैं। और उसी खेत के पीछे घर के 5 सदस्य लगे हुए हैं, 5 मेंबर्स उसी खेत में जाते हैं काम करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है 5 मेंबर्स की उस खेत में जाने की, सालों भर 5 हो जाते हैं वहीं पे। तो अगर कोई जॉब मिल जाए उनमें से किसी भी 1 2 3 लोगों को, तो वो लोग जॉब पकड़ सकते हैं। अभी क्या है, एम्प्लॉयड तो हैं, खेत पे जा रहे हैं, लेकिन अंडर एम्प्लॉयड हैं। जरूरत 2 ही लोग की थी, 5 लोग जा रहे हैं उसमें।
अंडर एम्प्लॉयड है। तो इस सिचुएशन में हम लोग इस अंडर एम्प्लॉयमेंट को कम कैसे कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल तो हमने देखा था कि किसी दो लोग को जॉब मिल जाए किसी दूसरी जगह, सिटी में मिल जाए या बगल में ही दूसरे किसी फार्म पे मिल जाए, कहीं भी अगर जॉब मिल जाता है दो लोगों को तो अंडर एम्प्लॉयमेंट कम होगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो दूसरे तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात करेंगे हम लोग। क्या कर सकते हैं? उसके खेत में जो प्रॉब्लम्स है, जो अनइरिगेटेड लैंड है ना, जिसकी वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाए, अनइरिगेटेड लैंड जो है इसको अगर दूर कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और यदि इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए तब तो सूखे के महीने में भी कुछ फसल उग जा सकती है। जब बारिश नहीं होती है उस समय अभी वो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि बारिश नहीं होती है, कुछ नहीं उपजा सकती है। अगर पानी की सुविधा हो जाए तो जब बारिश का मौसम ना होगा, सूखा का मौसम होगा, तब भी कुछ ना कुछ तो उगाया ही जा सकता है ना। तो देखो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन गिव अ लोन टू कंस्ट्रक्ट ए वेल। एक कुआं खोद देगा, सिर्फ वहां पे सिर्फ एक कुआं खोद दिया जाए तो सिंचाई की समस्या दूर हो सकती है ना? हो सकती है। सिर्फ खोदने से थोड़ी होगा, सिंचाई करनी भी होगी उसके बाद ना। खैर, पहला स्टेप तो होगा कुआं खोदने का। वो पुअर फार्मर है, उसके पास पैसे नहीं है, पैसे होते तब तो कब का खोद चुकी होती। पैसे नहीं है कुआं खोदने के लिए, तो यदि गवर्नमेंट कर दे यह काम या कोई बैंक कर दे, और कोई ऑप्शन भी है क्या? ऑफ कोर्स रिलेटिव अगर कोई दे दे पैसा या कोई डोनेशन दे दे गांव में तो भी काम हो जाता, लेकिन नहीं हो पा रहा है उन सबसे काम। तो अब कौन कर सकता है? या तो गवर्नमेंट कर सकती है या किसी बैंक से लोन मिल सकता है। दो ही ऑप्शन है। यदि वहां कुआं खुद जाता है तो क्या होगा? इरिगेशन हो जाएगा, दूसरा क्रॉप भी हो जाएगा, है ना। अभी बारिश के सीजन में सिर्फ एक फसल होती थी, अभी तो सिर्फ बारिश के सीजन में एक फसल होती थी। जब पानी की सुविधा हो जाएगी तो बारिश के बाद भी दूसरी फसल भी हो सकती है ना। तो कुआं खोदने से कितना काम हो सकता है? कुआं के साथ एक पंप सेट भी लगेगा, बिजली भी लगेगी। वो सारी रिक्वायरमेंट यदि पूरा कर दिया जाए तो वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और क्या कर सकते हैं? कोई दूसरा ऑप्शन देखो। लेट अस सपोज 1 hectare ऑफ wheat कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 people फॉर 50 days। ठीक है। पहले गेहूं नहीं उग रही थी, पहले गेहूं नहीं हो रही थी, अब गेहूं भी हो जा रहा है, तो उसमें दो लोग को 50 दिन का जॉब मिल जाता है। इस क्या 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 काम रहेगा? सोइंग, फसल बोना रहेगा, पानी देना होगा, वाटरिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर डालना होगा, यूरिया, डीएपी, ये वो बहुत सारी फर्टिलाइजर्स होते हैं, और हार्वेस्टिंग, लास्ट में फिर फसल काटना भी होता है। इन सारे काम में दो लोग को 50 दिन का काम मिल जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं तो 2 more members of the family can be employed on her own field। अभी जो वेल निठल्ले बैठे रहते थे, घर पे बैठे रहते थे, खेत जाते थे लेकिन कोई काम नहीं हो रहा था, दो लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? कुआं खोदने से, कुआं खोद के या किसी दूसरे तरीके से भी यदि पानी की व्यवस्था हो जाती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, होगा। तो कहाँ पे अटकन हो रहा है? इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्ट यदि कोई कर सकता है वहां पे, हमने बोला कि बैंक कर सकता है या गवर्नमेंट कर सकती है या कोई भी यदि कर देता है, इन्वेस्ट अगर वहां पे कर देता है तो वहां पे जॉब क्रिएट हो जाएगा। जो लोग अभी काम नहीं कर पा रहे हैं उस फील्ड पे जाके, उनके लिए कुछ जॉब क्रिएट हो जाएगा। और क्या हो सकता है? सपोज ए डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स आर डग टू इरिगेट मेनी सच फार्म्स। अकेला तो नहीं होगा वैसा एक खेत जिसमें पानी नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, अगर पानी की व्यवस्था होगी तो सभी खेत को मिलेगी, और नहीं होगी तो किसी को भी नहीं मिलेगी। तो वहां पे अभी सिर्फ लक्ष्मी ही ऐसी नहीं है,
जाहिर सी बात है ना, जिस गांव में ऐसा सिर्फ प्रॉब्लम है, पूरे गांव के साथ पानी का प्रॉब्लम होगा, सिर्फ एक परिवार के साथ पानी का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? पूरे गांव के साथ वो प्रॉब्लम है। तो अगर इन्वेस्ट करते हैं, कुआं खोद दिया जाता है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन यदि एक डैम बन जाता है, गवर्नमेंट डैम भी बनाती है, गवर्नमेंट के द्वारा अगर एक डैम बना दिया जाता है और कैनाल से पानी पहुंचा दिया जाता है उस क्षेत्र में, उस गांव में, सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। This could lead to a lot of employment generation within the agricultural sector itself, reducing the problem of underemployment. बात समझ में आ रही है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही पूरे गांव में काफी लोगों को काम मिल जाएगा, काफी लोगों को काम मिल जाएगा एग्रीकल्चर में ही, कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहेगी, इनकम भी बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही ना, एक कुएं को खोदने में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ एक खेत का प्रॉब्लम सॉल्व किया। डैम बन गया, यदि डैम बन गया, कैनाल बन गया, तो पूरे के पूरे विलेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। वैसे अलग अलग डैम भी सभी के खेतों में खोद दिए जाते, अलग अलग कुएं भी सबके खेत में खोद दिए जाते तो भी काम हो जाता, बोरिंग कर देते तो भी काम हो जाता, डैम कर देते तो एक बार सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का यह हो सकता है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया गया। और देखो, सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, डैम बन जाता है, डैम बन गया है, उस क्षेत्र में पहले जो उपज होती थी उससे बहुत ज्यादा उपज होने लग जाएगी पूरे एरिया में, तो दे वुड नीड्स टू सेल सम ऑफ दिस, जो प्रोडक्शन पहले होता था उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इस प्रोडक्ट को बेचना भी होगा कहीं पे मार्केट में जाकर के। कैसे बेचेंगे, क्या क्या लगेगा? अब देखो, पूरा चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा। दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू नियर बाय टाउन, पहले तो टाउन में पहुंचेगा तब तो बिकेगा, गांव में तो जरूरत नहीं होती है। फिर से गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना होगा पैसे, किसमें? ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। कहाँ का इन्वेस्ट करना है देख लो अब, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, रूरल रोड्स, so that mini trucks can reach everywhere. Several farmers like Rasmi who have access to water can continue to grow and sell these crops. देखो, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फिर गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना होगा, रोड बनानी होगी, गोडाउन बनाने होंगे, तो सभी फार्मर्स अपने फसल को बेच पाएंगे। This activity can provide employment to not just farmers but others such as services like ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, इन लोग को भी एम्प्लॉयमेंट मिलने लग जाएगा। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हमने स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर का यदि डेवलपमेंट होता है तो उसी से दूसरे सेक्टर्स का भी डेवलपमेंट होने लगता है, तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। अगर यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट, सॉल्यूशन अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो बहुत धीरे धीरे करके और बहुत सारी चीजें निकलते चली जाएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और भी कई चीजें हो सकती है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।